ओके, अब आवाज आ रही है मेरी बराबर से? अब क्लियर है? हेलो ऑल, सर्व सुरक्षित? सुरक्षित हैं सब लोग? वेरी नाइस। नो साउंड अभी भी नहीं आ रही क्या? हाँ आ रहा है ना? ओके, वेरी गुड वेरी गुड। चलो, थैंक यू वरुण, शालिनी, प्रतिमा, कौनोन, कौनेन, KUNEN। वाह, प्रोनाउंसिएशन बहुत भयंकर यार, ये तो टफ है। मानसी, अनुष, ओके, स्मिता, थैंक यू। चलिए आगे बढ़े। तो हम बता ये रहे थे, वापस से मैं रिवाइंड करता हूं, मैं जो बोल रहा था वो मैं ये बोल रहा था कि कल हम लोगों ने VBT, वैलेंस बॉन्ड थियरी के बारे में डिस्कशन किया था, राइट? आज हम ऐसे ही और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो है इसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। VBT में हमने डिस्कस किया था कि कैसे एक एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट के ऑर्बिटल के साथ क्या होता है, हेड ऑन ओवरलैपिंग होता है, मतलब लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स होता है, ठीक है? जिससे क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है, साइडवाइज ओवरलैपिंग होने के बाद पाई बॉन्ड बनता है, और ऐसे प्लेन वाइज ओवरलैपिंग होने के बाद डेल्टा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना? ये बातें हमने कल डिस्कस की थी। कल हमें वैलेंस बॉन्ड थियरी ने उतना तो बता दिया था कि दो बॉन्ड्स को फॉर्म होने के लिए एक एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है दोनों के पास। दोनों इलेक्ट्रॉन्स का स्पिन जो है वो क्या होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए। ये सारी कहानियां तो हमें पता चल गई थी। हमने ये भी देखा था कि हाइब्रिडाइजेशन जो है वो कैसे हम फाइंड कर सकते हैं, और हाइब्रिडाइजेशन से हम शेप के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। मगर वैलेंस बॉन्ड थियरी ऐसे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देता कि कैसा शेप होता है। शेप के बारे में कोई इंफॉर्मेशन VBT नहीं दे सकता, वो हाइब्रिडाइजेशन देता है। और दूसरा एक और थियरी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थियरी। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थियरी, ये जो थियरी है, ये थियरी एक्चुअली वैलेंस बॉन्ड थियरी का जो लिमिटेशन है उस लिमिटेशन को ओवरकम करती है। तो नायहॉल्म और गिलेस्पी, दो साइंटिस्ट थे, नायहॉल्म गिलेस्पी, उन्होंने ये जो है वो इंट्रोड्यूस की, और सिज्विक पॉवेल, सिज्विक और पॉवेल ने इसको और ज्यादा एक्सटेंड किया, ठीक है? तो नायहॉल्म गिलेस्पी और सिज्विक पॉवेल का काम अलग अलग है। इन दोनों ने पहले इंट्रोड्यूस किया, इसने उसको एक्सटेंड किया। कैसे होता है वो चेक करते हैं, ये है क्या। तो वैलेंस बॉन्ड थियरी इज नॉट एबल टू एक्सप्लेन द ज्योमेट्री और शेप ऑफ ए मॉलिक्यूल। किसी भी मॉलिक्यूल का शेप और ज्योमेट्री हमें वैलेंस बॉन्ड थियरी से पता नहीं चल सकता। इसके लिए हमें VBT की नहीं, VSEPR की जरूरत है। अब VSEPR बहुत ही सिंपल वे में काम करता है। VSEPR क्या बोलता है कि एनी एटम have two types of electron. Any atom have two types of electron. एक इलेक्ट्रॉन कौन सा होता है, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, और दूसरा कौन सा होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। अब ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन जो है वो तो दो एटम्स के बीच में होता है। मान लो A और B है, तो इसके बीच में ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं। जबकि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते, मगर वो किसी एक एटम के ऊपर एज ए फ्री इलेक्ट्रॉन्स बचे रहते हैं, या फ्री इलेक्ट्रॉन्स वो पड़े रहते हैं। तो इसको बोला जाता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो भी हैं, वो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इफेक्ट की वजह से जितना हो सके उतना दूर रहने की कोशिश करते हैं। देखो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होने वाला है। अगर नेगेटिव चार्ज है तो कोशिश ये होगी कि वो जितना हो सके उतना एक दूसरे से दूर रहें। आप जानते हो कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन या कोई भी चार्ज पार्टिकल होता है, उसके बीच में अगर वो दोनों का चार्ज अगर अपोजिट है तो एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। वो तो हमारे पास ऑलरेडी फोर्स का फॉर्मूला है,
F इज इक्वल टू क्यू इन क्यू टू बाई आर स्क्वायर। और उतना ही रिपल्शन लग सकता है अगर वो दोनों पे चार्ज क्या हो, सेम हो। यानी Q1 Q2 पे चार्ज अगर सेम है तब भी वो F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर जितना रिपल्शन करता है। अब जितना R का वैल्यू जो है वो छोटा होगा उतना ही फोर्स का वैल्यू ज्यादा होगा। मतलब जितना R छोटा होगा, रेडियस छोटी होगी, दोनों के बीच में डिस्टेंस कम होगा चार्ज के बीच में, उतना ही उनके बीच में रिपल्शन ज्यादा होगा। अब जैसे जैसे आर का वैल्यू बढ़ता जाएगा, मतलब रेडियस बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे फोर्स ऑफ रिपल्शन या अट्रैक्शन जो है वो भी क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। इज इट ओके? सो अल्टीमेटली हम बताने ये चाह रहे हैं कि बॉन्डेड और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कोशिश ये करते हैं कि उनके बीच में जो रिपल्शन है वो जितना हो सके उतना मिनिमम हो जाए। बस यही इस थियरी का मेन मोटिव है। ठीक है, नेक्स्ट, उसके बाद हम ये बता सकते हैं कि अगर हमारे पास लोन पेयर्स और बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट, स्पेस में उसका अरेंजमेंट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन होगी तो हम बता सकते हैं कि आपका मॉलिक्यूल जो है वो कैसा होगा, क्या वो सिमेट्रिकल होगा या फिर अनसिमेट्रिकल होगा। तो हम यहां पे एक पॉइंट ये डाल देते हैं, इफ द मॉलिक्यूल हैव ओनली बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सिर्फ उसके पास बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो क्या होगा, वो सिमेट्रिकल होगा। ठीक है, तो वो सिमेट्रिकल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं बेरिलियम फ्लोराइड के लिए, BeF2, तो बेरिलियम फ्लोराइड में क्या होता है, बेरिलियम फ्लोराइड में बेरिलियम के पास सिर्फ क्या है, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं सेंट्रल एटम के पास, तो उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। इफ द मॉलिक्यूल, और खासकर सेंट्रल मॉलिक्यूल हैव ओनली बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये खासकर सेंट्रल एटम के साथ है, क्योंकि सेंट्रल एटम जो है उसके इलेक्ट्रॉन्स अगर लोन पेयर्स होंगे तो वो बाकी के बॉन्ड्स को भी क्या कर सकते हैं, डीफॉर्म कर सकते हैं, तो ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। बट इफ द सेंट्रल एटम और सेंट्रल मॉलिक्यूल हैव लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर बोथ, दोनों टाइप के अगर इसके पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो आपका मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, एसिमेट्रिकल हो जाएगा। यानी हमें एक्सपेक्टेड होगा कि ये ए और बी जो है वो स्ट्रेट चेन में रहें, मगर ये लोन पेयर्स की वजह से क्या हो जाएगा, ये लोन पेयर इसको नीचे पुश कर देंगे, तो ओरिजिनली ये शेप हो जाएगा ए, यहां पे बी और यहां पे बी, और यहां पे होंगे लोन पेयर्स। ठीक है, तो उसका शेप चेंज हो जाएगा, दोनों बी जो है वो क्या हो जाएंगे, कर्व, या फिर हम बोल सकते हैं कि एक एंगल बन जाएगा इसके बीच में, है ना, तो बेंट शेप हो जाएगा। तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, उनके बीच में रिपल्शन की वजह से ये बन जाता है। इज इट ओके? तो ये सिमेट्रिकल एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स हो जाएंगे। नेक्स्ट, अब बात ये आती है कि अगर अगर यहां पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो उनके बीच में रिपल्शन कितना होता है, तो यहां पे लिख देता हूं मैं, ऑर्डर ऑफ रिपल्शन। तो आप जानते हो कि लोन पेयर रिपल्शन जो है वो क्या होता है, मैक्सिमम होता है, लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर रिपल्शन उससे कम है, और बॉन्ड पेयर रिपल्शन सबसे कम होता है। ठीक है, तो यहां पे एलपी एलपी, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन जो है वो मिनिमम है। ये तो हमने इन जनरल रिपल्शन का जो है वो सीक्वेंस बता दिया। मान लीजिए अगर आपके कंपाउंड में डबल बॉन्ड भी है, ऐसा जरूरी थोड़ी ना है कि सिंगल बॉन्ड ही होगा, डबल बॉन्ड भी है, तो इसके लिए क्या होगा, देखना, वापस चेक करो। नाउ फॉर मल्टीपल बॉन्ड्स, अगर मल्टीपल बॉन्ड्स हैं, डबल ट्रिपल बॉन्ड, तो आप जानते हो
मल्टीपल बॉन्ड्स में डबल ट्रिपल बॉन्ड जो है उनके बीच में रिपल्शन ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि वहां पे पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, तो पाई इलेक्ट्रॉन्स की वजह से क्या होता है, इनके बीच में रिपल्शन ज्यादा होता है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि मल्टीपल बॉन्ड के बीच में रिपल्शन मैक्सिमम है। मल्टीपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड के बीच में इससे कम हो जाएगा, और सिंगल बॉन्ड के बीच में इससे भी कम रिपल्शन हो जाएगा। मतलब सिंगल बॉन्ड कहां पे आ जाएंगे, लास्ट में आ गए। तो अगर मल्टीपल बॉन्ड है तो इसमें हमें रिपल्शन कुछ ऐसा मिलेगा, मल्टीपल सिंगल एंड सिंगल सिंगल। इज इट ओके? ये क्लियर इतना? तो ऑर्डर ऑफ रिपल्शन जो है उसमें इन जनरल ऑर्डर हमने बना दिया, एलपी 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 बीपी बीपी बीपी। तो ये जो है वो क्या है, बॉन्ड पेयर लोन पेयर के बीच का है। अच्छा, अगर मल्टीपल बॉन्ड है तो मल्टी 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 सिंगल एंड सिंगल सिंगल। अच्छा, अब मैं ओवरऑल बताता हूं। ओवरऑल ओवरऑल जो रिपल्शन होता है वो किस तरह से है। तो ओवरऑल रिपल्शन में मैं इसका सीक्वेंस बना के देता हूं आपको कि अगर यहां से चेक करते हैं लोन पेयर, ठीक है, वो तो लोन पेयर ही रहने वाला है, इसमें कहीं बॉन्ड है ही नहीं। लोन पेयर बॉन्ड पेयर, यस, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में ये वाला कंडीशन हम डाल सकते हैं, यानी लोन पेयर बॉन्ड पेयर में ये सीक्वेंस हम बना सकते हैं। तो इसमें क्या बनाओगे, लोन पेयर रिपल्शन मैक्सिमम, वो तो हमेशा के लिए रहेगा। अच्छा, लोन पेयर मल्टीपल बॉन्ड, समझना ये वाला आपको कहीं नहीं दिया गया है, कहीं सीक्वेंस में नहीं दिया, ये भी नहीं दिया हुआ है, और क्वेश्चन यही से पूछते हैं। लोन पेयर और बॉन्ड और मल्टीपल बॉन्ड के बीच में रिपल्शन, इसके बाद लोन पेयर एंड सिंगल बॉन्ड के बीच में रिपल्शन, सिंगल बॉन्ड और लोन पेयर के बीच में रिपल्शन। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आएगा मल्टीपल बॉन्ड के बीच में रिपल्शन। उसके बाद क्या है, मल्टीपल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड के बीच में रिपल्शन, सिंगल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड, इसके बीच में रिपल्शन। ठीक है, तो लोन पेयर मल्टीपल, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड, देन मल्टीपल बॉन्ड, देन सिंगल एंड मल्टीपल, एंड देन सिंगल एंड सिंगल। मतलब ये बॉन्ड पेयर वाला ही कहानी आ गया, सिंगल बॉन्ड वाला। इज इट ओके? ये सीक्वेंस बराबर समझ में आ गई? ये सीक्वेंस आपको दिमाग में रखनी है, इसी के बेस पे आपको पूछा जा सकता है। ओके, चलो ठीक है, हाँ सही है, ये आपको एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है। यस, ओके। आगे बढ़े, चलो अब मैं आपको एग्जांपल्स दे रहा हूं, इसमें हम बॉन्ड एंगल चेक करते जाते हैं। देखो, अगर आपको एक ऐसा कंपाउंड दिया है जिसमें लोन पेयर्स हैं और बॉन्डेड पेयर्स हैं, मतलब कि ये आपका एक सेंट्रल एटम है ए, तो उसके साथ मैंने बी को जोड़ दिया और यहां पे है लोन पेयर। अब आपको पूछा ये जा रहा है कि ये वाला जो है ये θ1 है, ये है θ2 और ये है θ3। ठीक है, तो ऑब्वियसली θ1 and θ3 would be same, but it would be greater than 2, θ2। ये बॉन्ड पेयर, ये बॉन्ड पेयर लोन पेयर, तो बॉन्ड पेयर लोन पेयर के बीच में रिपल्शन ज्यादा है, राइट? तो यहां पे ये ज्यादा एंगल बनाएगा। चलो, ये एक एग्जांपल हो गया। सेकंड एग्जांपल, एक और एग्जांपल चेक करते हैं। मान लो हमारे पास है ए, यहां पे है बी, यहां पे है डबल बॉन्ड के साथ सी, और यहां पे है बी।
ठीक है। बीच वाले एटम के पास लोन पेयर नहीं है, तो अगेन ये वाला और ये वाला जो है, इसको मैं बोल देता हूं θ4, θ5, θ6। इससे कुछ अलग हो जाए इसलिए मैंने ऐसे कर दिया। तो θ4 एंड θ5 सेम हो जाएगा, मगर वो ज्यादा होगा θ6 के कंपैरिजन में। θ6 के कंपैरिजन में ये अलग हो जाएगा। चलिए नंबर यानी नेक्स्ट एग्जांपल, बी और बी और यहां पे सी सी। चलिए ऐसा बना के दिया है आपको, और यहां पे जो बॉन्ड एंगल है ये वाला, ये वाला और ये वाला, इन तीनों को ही हम कंसिडर कर रहे हैं, हाँ, क्योंकि ये तो सेम हो जाएगा, राइट। तो इसको हमने नाम दे दिया है 7, θ7, θ8, θ9, राइट। तो 7, 8, 9 में सीक्वेंस क्या हो जाएगी बताओ? 7, 8 और 9 में सीक्वेंस क्या होगी? कौन सा बॉन्ड एंगल सबसे बड़ा होगा, कौन उससे छोटा, और सबसे छोटा कौन सा होगा? जल्दी बताओ। 7, 8, 9 का सीक्वेंस बता दो, डिक्रीजिंग ऑर्डर बताओ। 7, 8 के लिए डिक्रीजिंग ऑर्डर, कौन सा बॉन्ड बड़ा और कौन सा धीरे धीरे छोटा होता जाएगा, चेक करो। सेवन सबसे लार्जेस्ट होगा, उसके बाद आएगा 8 और 9 वाला सबसे छोटा होगा, सही है। चलो वेरी नाइस। इसके लिए बताओ इसमें क्या होगा, एग्जाम्पल नंबर 4 में बताओ। थीटा 10, 11, 12, 13, 10, 11, 12, 13, 10, 11, 12, 13 में आपको बताना है कौन सा सबसे ज्यादा, कौन सा सबसे कम, डिक्रीजिंग ऑर्डर ये भी। डिक्रीजिंग ऑर्डर 11 सबसे ज्यादा होगा, देन 12, देन 13, देन 10। अच्छा, 10, 11, 13, 12, ओके। इसका बताओ 10, 11, 12, 13, दो सीक्वेंस आ चुकी है, और कोई, और क्या बताएगा? जल्दी एक्टिव रहो, जल्दी फटाफट आंसर दो।
चलो वेरी गुड। अदिति, अदिति, अनुष, स्नेहल, सपना। अरे सपना बच्चे तूने वो दिया है 8 9 10 वाला नहीं, मैं 11 12 पूछ रहा हूँ, 10 11 12। स्मिता, वरुण, ठीक है। चलिए, कई लोगों ने मेहनत तो की है। चलो देखते हैं फटाफट। देखो हमने क्या बताया, लोन पेयर सॉरी बॉन्ड पेयर के बीच में मिनिमम रिपल्शन, यानी सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड रिपल्शन मिनिमम, ठीक है। मतलब थीटा 12 तो मिनिमम होगा। ये तो कंफर्म हो गया। अब मैक्सिमम क्या होगा वो चेक करो। मैक्सिमम क्या होगा, ये लोन पेयर और मल्टीपल बॉन्ड, लोन पेयर एंड मल्टीपल बॉन्ड जो है वो मैक्सिमम होगा। मतलब आपका थीटा 10 जो है वो मैक्सिमम होगा। अब बात आती है थीटा 11 और 13 के लिए। तो 11 में क्या है, सिंगल बॉन्ड और लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड और लोन पेयर। अच्छा यहां पे क्या है, मल्टीपल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड। तो डेफिनेटली लोन पेयर एंड सिंगल बॉन्ड जो है वो कहां पे है, ज्यादा है। ऑब्वियसली थीटा 11 जो है वो ज्यादा होगा थीटा 13 के कंपैरिजन में। देखो बेटा इस तरह का आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है यार, ये पूछ सकते हैं आपको, इसमें मना नहीं कर सकते। तो ये वाला सीक्वेंस आपको बहुत काम आएगा। यहां पे आपको इसी सीक्वेंस को दिमाग में रखना है। ओके, अब पहले ये वाला रखते थे, ये एलपी 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 बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर वाला जो है वो कहीं काम में नहीं आएगा। क्योंकि आप कैसे बता पाओगे कि ये लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में, तो ये लोन पेयर, ये भी बॉन्ड पेयर, ये भी बॉन्ड पेयर, ये डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, पता ही नहीं चलेगा। ये वाला सीक्वेंस आपको चाहिए होगा, राइट, तब आप इसका आंसर दे सकते हो। सो 10 11 13 12, 10 11 13 12, 10 11 13 12, ठीक है। अदिति का 10 और 12 वाला सही है, 13 11 में गड़बड़ कर दी। 10 11 13 12, यस मीता, करेक्ट है बेटा, आपका सही है। 10 11 13 12 वाला आपका आंसर करेक्ट है, वेरी नाइस। 10 11 13 12, यस। प्रतिमा का भी आंसर आ गया, मगर मैंने दे दिया इसके बाद। बहुत लुच्चे लोग हो आप लोग, बहुत लुच्चे हो। मैं बताने के बाद आप आंसर देते हो, मैं सब समझता हूं। ओके देखो, ये हमने VSEPR से आपको कैसे शेप या ज्योमेट्री बन सकती है वो बताया, कैसे शेप और ज्योमेट्री बनती है वो बताया। अब मैं आपको ये बता रहा हूं कि VSEPR में अगर सारे कंपाउंड जो है वो बॉन्डेड हो, यानी सिर्फ उसमें आपके पास बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही हो, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है, तो उनका शेप कैसे बनता है। तो फटाफट हम उसको चेक करते हैं। देखो टाइप क्या क्या हो सकती है, AB2 टाइप हो सकती है, AB3 टाइप हो सकती है, AB4 टाइप का कंपाउंड हो सकता है, AB5 टाइप का कंपाउंड होता है, और AB6 टाइप का कंपाउंड होता है, ठीक है ना। तो मेनली ये 5 टाइप के कंपाउंड्स आपके पास हैं। ओके, जिसमें सिर्फ क्या है, बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, जिसमें कोई लोन पेयर नहीं है। तो मैंने बोला था नाइहल्म गिलिस्पी, सिजविक पॉवेल, इन दोनों ने अलग अलग काम किया था। एक लोगों ने काम किया था जिसमें कोई भी लोन पेयर ना हो, और एक लोगों ने ऐसा काम किया था कि जिसमें लोन पेयर भी और बॉन्ड पेयर भी हो, है ना। तो हमारे पास दो तरह के कंपाउंड हो जाएंगे। ये 5 कंपाउंड ऐसे हैं जिसमें सिर्फ बॉन्ड पेयर हैं, 5 टाइप के कंपाउंड सिर्फ बॉन्ड पेयर वाले हैं, ठीक है। हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है। देखो AB2 जो है उसका शेप हम ऐसे बना सकते हैं, A B and B। कोई बोलेगा सर हम ऐसे नहीं बना सकते क्या, A B and B? नहीं, हमें उसका स्ट्रक्चर ऐसा ही बनाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यहां पे आपके पास क्या है, ये बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में क्या होता है, एक दूसरे के साथ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है, रिपल्शन होता है। तो शेप ऐसा बन जाएगा जिससे मिनिमम रिपल्शन हो जाए, राइट। तो कोशिश ये हो गई, तो स्ट्रेट चेन बन गया। मतलब मान लो ये कंपाउंड आपका A and B वाला है, तो ये स्ट्रेट चेन वाला कंपाउंड बन गया। देखो ऐसे, ये दोनों B है, ये वाला बीच में मेरा हाथ जहां पे है वहां पे A है, राइट। अब क्या होगा, अब AB3 की बात करते हैं।
AB3। तो AB3 में शेप कैसा हो जाएगा? AB3 में कुछ ऐसा शेप हो जाएगा, A, यहां पे B, यहां पे B और एक B यहां पे। AB4 में कैसा होगा? AB4, AB4 का शेप हो गया। AB5 में कैसा शेप होगा? AB5 में कुछ ऐसा शेप हो जाएगा। और AB6 में कैसा शेप होगा? तो ये A हो गया और AB6 हो गया। ठीक है, इन सारे शेप्स के कुछ ना कुछ नाम हैं, मगर ये बनता कैसे वो दिखाता हूं मैं। मुझे, आपको स्ट्रक्चर तो पता है, मगर मुझे बताना ये है कि ये बनता कैसे है। देखो, ये नेचर का बहुत ही एक ब्यूटीफुल सा एक आर्ट है। पता है ना, नेचर बहुत ही बड़ा आर्टिस्ट है ना। ऑलमाइटी गॉड जो है वो बहुत ही बड़े आर्टिस्ट हैं। ऐसी ऐसी चीजें बनाई है उन्होंने जिसको हम बिलीव नहीं कर सकते। जैसे कि आप लोग, है ना, आप आप लोगों को बनाया है ना, बिलीव ही नहीं कर सकते कि ऐसे भी लोग होते हैं। यानी अच्छे लोग हो आप, हाँ, ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं, राइट। चलिए, तो ये मेरे पास है ए और दोनों साइड पे क्या है? बी। ओके, अब मैं तीसरा यहां पे सी लेके आ रहा हूं। अब सी जो इसके पास भी एक बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो भी बॉन्ड बनाने के लिए आ रहा है। तो जैसे जैसे नजदीक आता जाएगा क्या करेगा? वो इसको रिपल करता जाएगा, राइट। तो ये क्या हो गया? यहाँ पे रिपल्जन हो रहा है, रिपल्जन हुआ, रिपल्जन हुआ, रिपल्जन हुआ। मतलब ये शेप कैसा बन गया? ऐसा ट्राइंगुलर शेप बन गया, देखा, रिपल्जन की वजह से। तो ये प्लेनर ट्राइंगुलर है। ये ट्राइंगल कहां पे है? एक ही प्लेन में है। ऐसे रखोगे तो एक प्लेन में ही है, तो ये शेप बन जाता है प्लेनर ट्राइंगुलर। और कोई शेप ही नहीं बन सकता बेटा। अब कितनी भी जहमत कर लो, कितने भी माथे फोड़ लो, सर फोड़ लो अपना, फिर भी आपका शेप यही बनेगा। अगर सारे बॉन्डेड पेयर है तो यही शेप बनता है। ओके, कोई बोलेगा सर ऐसा नहीं, मुझे यहां से लेके आना है, लेके आओ ना। तो ये क्या हो जाएगा? पीछे चला जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तब भी ये शेप तो क्या बनता है? ये दो ऊपर और ये नीचे, प्लेनर ट्राइंगुलर ही रहेगा। ऐसा होगा, ऐसा होगा, कहीं से भी बना लो, प्लेनर ट्राइंगुलर ही रहेगा, राइट। चलिए, तो ये बात हम कर रहे थे, यहां पे प्लेनर ट्राइंगुलर ये वाला शेप बना। अब क्या होगा? अब हम एक और एलिमेंट लेके आते हैं। चलो, ये वाला प्लेनर ट्राइंगुलर शेप है, ठीक है। अब ये हम फोर्थ एटम लेके आ रहे हैं। अब फोर्थ एटम आप कहीं से भी जोड़ सकते हो। मान लो कोई यहां से जोड़ना चाहेगा, ठीक है, तो इसके बीच में एक रिपल्शन होगा। ये 120 का एंगल मान लो, तो ये 60 के एंगल पे जुड़ रहा है, ये 60 पे आ रहा है, 60 पे आ रहा है। और अगर एक और कंडीशन सोची जाए तो वो यहां से भी आ सकता है। हाँ, तो ये 90 का एंगल बन रहा है। मतलब जहां पे रिपल्शन मिनिमम है वहीं से वो जुड़ने के लिए आएगा। तो मैं मान लो यहां से जोड़ने के लिए ला रहा हूं इसको, यहां से या फिर नीचे से, मैं नीचे से ला रहा हूं। तो नीचे से जैसे ही लाओगे तो क्या होगा? इसके बीच में भी क्या होता जाएगा? रिपल्शन होता जाएगा। चलो, रिपल्शन हो रहा है तो क्या हो जाएगा? ये भी नीचे खिसक जाएगा। तो जैसे जैसे ये नीचे आता गया वैसे वैसे ये क्या होते गए? नीचे नीचे खिसकते गए। मतलब अब ये शेप क्या हो गया? टेट्राहेड्रल शेप अभी आपको दिख रहा है। ये तीन यहाँ पे, एक फोर्थ यहाँ पे। तो ये शेप क्या बन गया? टेट्राहेड्रल। कुछ भी कर लो, कैसे भी कर लो, नया एलिमेंट यहीं से आने वाला है, जहां से मिनिमम रिपल्शन है वहीं से आएगा, और वो शेप बनाएगा टेट्राहेड्रल। वो शेप हो जाएगा टेट्राहेड्रल, मतलब AB4। अच्छा, फिफ्थ एलिमेंट लेके आते हो, चलो फटाफट से। फिफ्थ एलिमेंट लेके आ गए तो क्या हो गया? यहां से जुड़ गया। अब तो ये टेट्राहेड्रल नीचे जुड़ गया था ना, अब यहां से आएगा तो क्या हो जाएगा? ये ऐसे फ्लैट हो जाएगा। तो इसमें तीन एलिमेंट कहां पे होते हैं? एक ही प्लेन में होते हैं। एक नीचे है, एक ऊपर है, देखो इस तरह का शेप है, दिख रहा है। तो इसको बोला जाएगा टीबीपी, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। इसको टीबीपी शेप बोलते हैं, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल शेप। तो ये बनता है, इस शेप का नाम है टीबीपी, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, टीबीपी। ये टीबीपी शेप हो गया, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ठीक है। ये टेट्राहेड्रल, ये प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर, सॉरी प्लेनर ट्राइंगुलर, ये लीनियर। ये शेप अब हो गया ऑक्टाहेड्रल। इसमें कुछ नहीं हो रहा है, इसमें एक और एटम इसमें जुड़ गया, तो ये हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? इसका अलग अलग शेप जो है वो हम डिसाइड कर सकते हैं। तो ये
AB6 टाइप तक हमने ले लिया। AB7 भी है, सिर्फ एक मात्र इसका एग्जाम्पल है IF7 जो AB7 टाइप है। तो वो मैं एडिशन यहां पे आपको लिख देता हूं। ये AB7 टाइप है जिसमें A के साथ 7B जो है वो जुड़े हुए हैं। एक भी नीचे एक भी ऊपर, और 5 जो है वो एक ही प्लेन में है। तो 5 भी एक ही प्लेन में होंगे और एक भी ऊपर एक भी नीचे आएगा। इसका अगर मैं शेप ड्रॉ करूं तो ऐसा होता है। इसको बोलते हैं पेंटागोनल बाइपिरामिडल। इसको बोला जाता है पेंटागोनल बाइपिरामिडल। पेंटागोनल बाइपिरामिडल, राइट? गॉट इट? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, वो पेंटागोनल बाइपिरामिडल, ये टेट्रागोनल बाइपिरामिडल, अदरवाइज ऑक्टाहेड्रल। गॉट इट? चलिए, तो ये ऐसे एग्जांपल्स थे जिसमें सेंट्रल एटम के पास कोई भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं था। कोई भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर नहीं है तो हमें इस तरह का शेप मिलता है। ये मेन 6 शेप है, एक्चुअली 5 हैं। ये छठा हमने एडिशन बताया, इसमें एक ही एग्जांपल आपको याद रखना है, IF7। इसका एग्जांपल है IF7। IF7 जो है वो एक ऐसा कंपाउंड है जो IB7 टाइप का है। मिटा दें? चलिए, अब बात करते हैं जिसमें लोन पेयर्स हों इस तरह के कंपाउंड्स की। एक कंपाउंड है फर्स्ट AB2E। E का मतलब है एक लोन पेयर, मतलब A और B तो है ही है और एक लोन पेयर है। एक लोन पेयर है तो वो क्या करेगा, लोन पेयर इसको धक्का मार देगा नीचे, तो ये कैसा बन जाएगा, इस तरह का बैंड शेप बन जाएगा, और यहां पे एक लोन पेयर है। एग्जाम्पल के तौर पे ले सकता हूं मैं SO2। सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 में से 4 इलेक्ट्रॉन यहां पे यूज हो गए और 2 इलेक्ट्रॉन ये रहे, तो इसका एग्जाम्पल है SO2। इसका शेप होता है बेंट। इसका शेप है बेंट, सुनना बराबर से बेटा, इसका शेप है बेंट और इसकी ज्योमेट्री है प्लेनर ट्राइंगुलर। ये प्लेनर ट्राइंगुलर इसकी ज्योमेट्री है, जबकि शेप जो है वो है बेंट। तो अब यहां पे दो चीजें आ गई, ज्योमेट्री एंड शेप। ज्योमेट्री तब बोला जाएगा जब हम लोन पेयर्स को भी साथ में काउंट कर लेंगे, और शेप तब बोला जाएगा जब हम सिर्फ बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ही काउंट करते हैं। ठीक है ना? तो इसके लिए ये चीज जो है वो काम की है, प्लेनर ट्राइंगुलर। गॉट इट? ये समझा? नाउ अब बात करते हैं नंबर 2, AB3E। AB3E यानी ए के साथ 3 सिंगल बॉन्ड से जुड़े होंगे और एक आपके पास क्या होगा, लोन पेयर होगा। अब एक चीज और देखो, देखो यहां पे ये ए जो है वो सेंट्रल एटम है। इस सेंट्रल एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, चेक करो। ये बी के साथ ये जुड़ रहा है तो इसका मतलब 2B के साथ जुड़ रहा है तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स तो होने ही चाहिए, प्लस एक लोन पेयर। मतलब इस सेंट्रल एटम के पास 4 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। देखो, 4 इलेक्ट्रॉन्स होना अति आवश्यक है, 4 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। ठीक है? या फिर इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं क्योंकि डबल बॉन्ड बना सकता है ना। तो सेंट्रल एटम के पास या तो 4 या तो 6 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, क्योंकि मान लो ये सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है तो 2 इलेक्ट्रॉन उसके और 2 इसके, 4। अगर मान लो ये 2B हैं वो डबल बॉन्ड से जुड़े हैं, जैसे कि ये दोनों डबल बॉन्ड से जुड़े हैं, तो दोनों के साथ 2-2 इलेक्ट्रॉन, मतलब इस सल्फर के तो 4 इलेक्ट्रॉन यहां पे यूज हो गए और एक लोन पेयर मतलब 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो सेंट्रल एटम के पास या तो 4 या तो 6 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, 4 और 6 इलेक्ट्रॉन्स। डू रिमेंबर दिस। 4 वाला एग्जाम्पल बताऊं आपको, CCl2। इसको बोलते हैं डाइक्लोरोकार्बिन। ये कंपाउंड है डाइक्लोरोकार्बिन, सी पे डॉट डॉट और ClCl, डाइक्लोरोकार्बिन।
ये एग्जांपल है जिसमें कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ऐसे इसमें चेक करते हैं, इसके 3 और इसके 2, मतलब इसके 5 कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए? 5 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए मिनिमम, और मैक्सिमम कितना? मान लो ये डबल बॉन्ड से जुड़ रहा है, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन इसके लिए चाहिए और 2 ये, मतलब मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन। मतलब ये जीनोन हो सकता है 8 इलेक्ट्रॉन वाला, या फिर 5 इलेक्ट्रॉन वाला फॉस्फोरस हो सकता है, या फिर 5 इलेक्ट्रॉन वाला नाइट्रोजन हो सकता है ना। तो चलिए एग्जांपल लेते हैं, ये AB3 टाइप की बात कर रहे हैं और यहां पे एक लोन पेयर है, यानी AB3E है ये। तो एग्जांपल के तौर पे ले सकता हूं मैं नाइट्रोजन, इसका शेप है पिरामिडल, इसका शेप है पिरामिडल और ज्योमेट्री है टेट्राहेड्रल, इसका शेप है पिरामिडल और इसका ज्योमेट्री है टेट्राहेड्रल, इसका ज्योमेट्री हो जाएगा टेट्राहेड्रल। ओके, सो डू रिमेंबर, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट ज्योमेट्री देन वी हैव टू कंसीडर द लोन पेयर आल्सो, अदरवाइज शेप जो इसमें सिर्फ बॉन्डेड पेयर ही चेक करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया AB3E। अच्छा, इसका हाइब्रिडाइजेशन चेक करो, ये है sp2, इसका हाइब्रिडाइजेशन चेक करो, ये है sp3, इसका हाइब्रिडाइजेशन चेक करोगे तो क्या है? sp3। ठीक है, कैसे चेक करते हैं हाइब्रिडाइजेशन? याद है ना, कल मैंने बताया था, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। यहां पे कितने सिग्मा बॉन्ड है? 2, और एक क्या है यहां पे? लोन, 2 सिग्मा बॉन्ड और एक लोन, एक लोन पेयर, और ये कितना हो गया? 2 + 1 3, 3 मतलब sp2। यप, यहां पे क्या है? सिग्मा 1 2 3 सिग्मा और एक लोन पेयर, तो 3 सिग्मा बॉन्ड एक लोन पेयर मतलब 4 हो गया। हाँ, तो sp3, आर यू गेटिंग अ पॉइंट? तो अगर sp2 और sp3 या sp, अब सुनना मैं काम की चीज बता रहा हूं, हाँ, अब बराबर से ये चीज को नोट कर लेना, बहुत काम की चीज है, बाद में बाकी के स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। यहां पे आपको लिखना है एड टू योर नॉलेज, ATY के करके लिख लो। पहला पॉइंट, sp sp2 और sp3 पोजीशन ऑफ लोन पेयर के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा हूं मैं। पोजीशन ऑफ लोन पेयर, ठीक है, आप लोन पेयर को कहां रखोगे वो मैं बताने जा रहा हूं। क्या पूछ रहे हो? टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल, हाँ ठीक है, कोई क्वेरी नहीं है ना? हाँ ठीक है, चलो ओके। चलिए, अगर आपका हाइब्रिडाइजेशन है sp sp2 या sp3, तो हम इसमें लोन पेयर जो है इसको कहीं भी रख सकते हैं, एनीवेयर। द लोन पेयर कैन बी एनीवेयर, एनीवेयर बोले तो आप यहां पे रखो, यहां पे रखो, नीचे रखो, आगे रखो, पीछे रखो, कहीं भी रखो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें भी आप ऊपर रखो, साइड में रखो, नीचे रखो, यहां पे रखो, कहीं पे भी आप रख सकते हो लोन पेयर को, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, मगर आपका हाइब्रिडाइजेशन sp3d है, अगर अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3d है तो हमेशा लोन पेयर कहां रहेंगे? इक्विटोरियल, इक्विटोरियल पोजीशन पे रहेंगे हमेशा। इक्विटोरियल का मतलब क्या है? जो प्लेन है ना, प्लेन पे, उसको बोलते हैं इक्विटोरियल। चलो बताता हूं, sp3d मतलब कितने एलिमेंट्स हो गए? 5, यानी AB5 टाइप हो गया ये। तो यहां पे है ये यहां पे है ये B, ये B, ये B, ये B और ये B, तो ये AB5 टाइप हो गया। इसमें ये जो पोजीशन है ना बेटा, ये तीनों 1 2 और 3 जो प्लेन में है, उस पोजीशन को बोलते हैं इक्विटोरियल, इसको बोलते हैं इक्विटोरियल पोजीशन। और ये जो है ऊपर नीचे वाले भी, ऊपर और नीचे,
इसको बोलते हैं एक्शियल। ये एक्शियल पोजीशन है, और ये वाली पोजीशन जो है वो तीनों के तीनों क्या है, इक्विटोरियल। कई लोग इक्विटोरियल बोलते हैं, कई लोग इक्वाटोरियल बोलते हैं, QUA करते हैं, और ये QUI है, इक्विटोरियल, दोनों बोल सकते हो, इक्विटोरियल या इक्वाटोरियल। ठीक है, तो अब क्या बोला हमने, अगर sp3d मतलब इस तरह का शेप है, तो उसमें लोन पेयर का पोजीशन कहां पे होगा, इक्विटोरियल पे, यानी प्लेन में, और एक्शियल यानी ऊपर और नीचे, इसको बोलते हैं एक्शियल। तो लोन पेयर कहां रहेंगे, इक्विटोरियल पोजीशन पे रहेंगे। तो अगर मैं बता रहा हूं, चलो अभी यहीं पे मैं बना के दूंगा, मगर पहले ये पूरा खत्म कर लेते हैं हम, ATY के ही खत्म कर लेते हैं पहले। नंबर 3, अगर आपके पास sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो आपके लोन पेयर रहेंगे एक्शियल पोजीशन पे। एक्शियल पोजीशन जो है वो ऑक्यूपाइड रहेगी किससे, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, मतलब लोन पेयर ऊपर या नीचे हो सकता है ना, अगर आपका sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है तो। अच्छा, अगर sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन है तो, अगर sp3d3 है, अगर sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन है और उसमें आपके पास एक लोन पेयर है, ये तो बहुत रेयर केस है, तो ये आपका इक्विटोरियल पे रहेगा और ये एक्शियल पे रहेगा। अगर आपका केस है sp3d3 वाला, मतलब IF7 वाला केस है, और उसमें एक ही लोन पेयर है, तो वो इक्विटोरियल पोजीशन पे रहेगा। दो लोन पेयर है तो वो कहां रहेंगे, एक्शियल पोजीशन पे रहेंगे। ठीक है, तो ये चीज दिमाग में रखना। और आप sp3d और sp3d2, इन दोनों में हम एक्शियल इक्विटोरियल जो बॉन्ड्स बनाते हैं, तो इसमें एक्शियल इक्विटोरियल बॉन्ड्स में sp3d में एक्शियल वाला बॉन्ड जो है वो लंबा होता है, यानी ये वाले बॉन्ड जो है लंबे होते हैं इक्विटोरियल के कंपैरिजन में, जबकि sp3d2 में एक्शियल वाले बॉन्ड जो है वो क्या होते हैं, छोटे होते हैं, इक्विटोरियल वाले जो बॉन्ड है वो क्या होते हैं, लंबे होते हैं। वो मैं अभी एक एग्जांपल लेके बताता हूं, मगर पहले इतना याद रख लो, अगर sp2 sp3 मतलब इसमें से कोई भी ऐसा हाइब्रिडाइजेशन है, तो ये क्या करता है, लोन पेयर्स को कहीं भी रख सकता है, कोई दिक्कत नहीं, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। sp3d अगर है, मतलब टेट्राहेड्रल शेप है, यानी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप है, तो उसमें ये हमेशा लोन पेयर इक्विटोरियल पोजीशन पे रहेंगे, और sp3d2 है तो वो एक्शियल पोजीशन पे रहेंगे। बस आपको दो ही याद रखना है, sp3d इक्विटोरियल और sp3d2 एक्शियल। ये कभी पूछा नहीं जाएगा, और इसमें आप कहीं भी रख सकते हो। आई बात समझ में, ये थोड़ा लेवल एडवांस हो जाता है। गॉट इट। चलिए उसके फटाफट से एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। नंबर 3, थर्ड वन, AB3 या AB3E2। चलिए, ए के साथ 3 बी है और 2 लोन पेयर्स हैं, तो इसको कैसे अरेंज करोगे, ये ए, बी यहां पे, बी यहां पे, ये AB3 और 2 लोन पेयर्स यहां पे रहेंगे, ये हो जाएगा AB3E2 टाइप, AB3E2। टी शेप बोलते हैं इसको, AB3E2 में टी शेप बोलते हैं। इसमें एग्जाम्पल कौन सा होगा, अब एग्जाम्पल डिसाइड करने के लिए आपको जो है मैंने क्या सिखाया अभी, ए में कितने सेंट्रल एटम के पास इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं वो आपको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें चेक करते हैं अभी। इससे पहले किसी ने मुझे कुछ क्वेरी पूछी है, बट सर एट इक्वेटोरियल एंड एक्सियल पोजीशन आर हैविंग एलिमेंट्स, देन द लोन पेयर डज नॉट रिपल एलिमेंट। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, डोंट गेट कंफ्यूज्ड, यहां पे एक्शियल या इक्विटोरियल पोजीशन पे ये बी और बी लिखा है ना मैंने, उसमें से कोई एक बी नहीं होगा, क्योंकि ये तो सिर्फ AB5 टाइप है ना, इसमें कोई लोन पेयर है ही नहीं। अगर मैं यहां पे लोन पेयर रखता हूं, तो वो लोन पेयर कहां पे आएगा, इस बी की जगह पे आ जाएगा।
इस बी की जगह पे, एक लोन पेयर है तो इस बी की जगह पे, दूसरा लोन पेयर आएगा तो इस बी की जगह पे आ जाएगा, तीसरा लोन पेयर आएगा तो इस बी की जगह पे आ जाएगा। गेटिंग का पॉइंट? समझ आ रही बात? जैसे कि मैंने यहां पे दिया ना AB3E2, तो AB3 हो गया और 2E आ गया, तो कहां पे रखा मैंने इसको? इक्विटोरियल पे रखा है। मैंने ये एग्जांपल इक्विटोरियल और एक्सेल समझाने के लिए दिया था, मैंने लोन पेयर्स को समझाने के लिए नहीं दिया था। मैंने सिर्फ बताया था कि इक्विटोरियल बोलते हैं इसको, एक्सेल बोलते हैं। गॉट इट? राइट? तो यहां पे आपके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, ये सारे जो है वो क्या है? बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। राइट? गुड क्वेश्चन, नाइस क्वेश्चन। कई लोगों को ये कंफ्यूजन होगा, वो दूर हो गया अभी। क्लियर? अब देखते हैं, देखो सेंट्रल एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स मिनिमम होने चाहिए? एक तो 3 इसके लिए चाहिए, सिंगल 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 बॉन्ड के लिए 3 तो वो हो गए। दो लोन पेयर, दो लोन पेयर मतलब 4 इलेक्ट्रॉन, वो 4 और 3 या 7 मतलब 7 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, चलिए सेंट्रल एटम के पास ये मिनिमम 7 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। मैक्सिमम कितना होना चाहिए? मान लो ये तीनों डबल बॉन्ड से जुड़ रहे हैं, तो 3 2 6, 6 + 4 10। भाई यार सेंट्रल एटम के पास 8 से ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है, मतलब ये नहीं हो सकता। तो क्या हो सकता है? एक डबल बॉन्ड से जुड़ा हो और दो सिंगल बॉन्ड से, तो एक डबल बॉन्ड से जुड़ गया मतलब दो वो और एक सिंगल सिंगल, 4 वो और 4 ये, 8। हाँ, जीनोन वाला हो सकता है, जीनोन वाला कंपाउंड हो सकता है, मैक्सिमम 8 हो सकता है, 8 से ज्यादा तो ले नहीं सकते। चलो तो पहले मैं 7 वाला एग्जांपल ले रहा हूं। मैं ले रहा हूं यहां पे ब्रोमीन और इसके साथ जोड़ रहा हूं मैं फ्लोरीन, BF3 बन सकता है, और इसके पास है दो यहां पे लोन पेयर्स। बस, तो ये है टी शेप। टी शेप है, शेप है टी। देखो ऐसा आड़ा ऐसा हो गया ना टी, ऐसा टी है। राइट? इस तरह से है टी, ये टी शेप है। शेप है टी शेप। ठीक है, और ज्योमेट्री, ज्योमेट्री क्या है? तिमित्री की तरह ज्योमेट्री। ज्योमेट्री क्या होता है इसका? TBP, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। देखो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल तो है, 3 यहां पे, एक ऊपर एक नीचे। ज्योमेट्री में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करेंगे, ज्योमेट्री में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करेंगे हम, 3 प्लेन में, एक ऊपर एक नीचे, मतलब ये क्या है? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप है। चलो एक और चीज बताता हूं यहां पे, देखना। देखो अगर मेरे पास PCl5 है, इसका मैं शेप ऐसे बनाता हूं, Cl, वेरी नाइस, TBP, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अच्छा, अगर मेरे पास PCl2 या PCl3F2 है, इसका शेप कैसे बनाओगे? आप मुझे बताओ कि PCl3 और F2 में F2 को कहां रखूं? F2 को मैं कहां रखूं, एक्सियल पोजीशन पे या इक्वेटोरियल पे? इतना बता दो। F2 को मुझे कहां रखना है, एक्सियल पोजीशन पे या इक्वेटोरियल पे? सिर्फ इतना लिखो, एक्सियल, F2 ऑन एक्सियल, F2 ऑन इक्वेटोरियल, इतना मुझे लिख के बता दो। चलो F2 कहां पे होगा बताओ मुझे, एक्सियल और इक्वेटोरियल? चलो प्रतिमा का आंसर है एक्सियल, ठीक है। स्मिता का आंसर है एक्सियल F2, एक्सियल। प्राजक्ता, ओके, देन ओके, वेरी नाइस। चलो प्रतिमा सही आंसर है बेटा, वेरी गुड बिटिया। देखो फ्लोरीन जो है वो कहां पे होंगे, एक्सियल पे होंगे, और क्लोरीन जो है वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे होंगे। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल लेता हूं, PCl2F3। अब बताओ, अब ये फ्लोरीन्स को कहां रखूं मैं, एक्सियल पोजीशन पे या इक्वेटोरियल पोजीशन पे? ये वाला क्लियर हो गया?
अब मुझे बताओ, अब इस वाले में बताओ, ये जो F3 है उनको हम कहां रखे, एक्सेल पे, यानी फ्लोरीन जो इसको कहां रखे, एक्सेल पे या इक्विटोरियल पे? बताओ मुझे, एक्सेल और इक्विटोरियल। इक्विटोरियल, इक्विटोरियल, विनीत, प्रतिमा, मानसी, स्नेहल, प्राजक्ता, सब लोग इक्विटोरियल बोल रहे हैं। चलो, स्मिता ने आंसर दिया है 1 ऑन इक्विटोरियल एंड 2 ऑन एक्शियल। ओके, चलो, और प्रतिमा, चलो ठीक है, बताता हूं मैं। इसमें स्मिता का आंसर सही है। 2 फ्लोरीन यहां पे होंगे, एक फ्लोरीन जो है वो 2 एक्शियल पे होंगे, एक इक्विटोरियल पे होगा, और 2 क्लोरीन यहां पे होंगे। दुनिया में हर चीज सिमेट्रिकल नहीं होती। ऐसा मत मानो कि 3 है तो 3 यहां पे लगेंगे, एक एक ऊपर, सिमेट्री हो गया ना, ये भी सिमेट्रिकल हो गया ना। ऐसा नहीं होता, सिमेट्रिकल करने की कोशिश नहीं होती। यहां पे क्या होता है, फ्लोरीन जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है क्लोरीन से। सो ऑलवेज, हमेशा कोशिश ये होती है कि जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो कहां रहे, एक्शियल पोजीशन पे रहे, और जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो कहां रहे, इक्विटोरियल पोजीशन पे। डू रिमेंबर दिस, राइट? ये रूल है कि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव जो है वो कहां रहेंगे, एक्शियल पोजीशन पे रहेंगे, और कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो इक्विटोरियल पोजीशन पे रहेंगे। ठीक है ना? रिएक्टिव नहीं। स्मिता, आपने बेटा लिखा था कि वो रिएक्टिव है, तो रिएक्टिव नहीं है वो। हाँ, रिएक्टिविटी के हिसाब से नहीं है ये, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव जो है वो ज्यादा दूर रहेंगे। और दूसरी एक बात, ये जो शेप है टीबीपी, टीबीपी वाला शेप मतलब sp3, sp3d, sp3d वाले हाइब्रिडाइजेशन में एक्शियल बॉन्ड जो है वो लंबे होते हैं इक्विटोरियल के कंपैरिजन में। एक्शियल बॉन्ड जो है वो लंबा होता है, एक्शियल बॉन्ड जो है वो लंबे होते हैं यहां से। ठीक है, इसलिए वो जितना हो सके उतना दूर रहने की कोशिश करेंगे, बस उतना ही। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बाय मिस्टेक और राइट, ओके, रिएक्टिविटी, ठीक है। चलो, बस मुझे यही समझाना था आपको कि अगर इस तरह का कंपाउंड है तो आप क्या करोगे, PCl2F3 है तो दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसका ज्यादा है उसको दूर रखो, क्योंकि sp3d में एक्शियल बॉन्ड लंबा होता है इक्विटोरियल के कंपैरिजन में। इतनी बात क्लियर हो गई? और sp3d2, sp3d2 अगर है तो इससे उल्टा होता है, एक्शियल बॉन्ड छोटा होता है इक्विटोरियल के कंपैरिजन में। sp3d2 मतलब टेट्राहेड्रल शेप, जो इसमें प्लेन पे जो 4 जो एलिमेंट होते हैं, 1 2 3 4, वो ज्यादा दूर होते हैं एक्शियल के कंपैरिजन में। गॉट इट? तो ये sp3d के लिए हो गया। अब ये मैंने क्यों बताया वो मैं आपको बताता हूं। अब इसमें से क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, सुनना बराबर से। हाँ, ये मिटा दे, ये आप लोगों ने लिख लिया है शायद। इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, देखो, आपको ये पूछा जाएगा कि PCl3F2 और PCl2F3
इसका जब आप डिकम्पोजिशन करते हो, जब इसको गर्म करते हो, तो आपको प्रोडक्ट्स क्या मिलती है? ये PCl3F2 और PCl2F3 को जब आप डिकम्पोज करते हो तो आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगी? तो पहले मैं आपको यह बताता हूं कि अगर PCl5 का डिकम्पोजिशन करते हो तो क्या मिलता है? PCl3 प्लस Cl2। इसको जब आप डिकम्पोज करते हो तो PCl3 प्लस Cl2 मिलता है। एग्री? सब लोग एग्री कर रहे हैं इसमें? यस। तो ये PCl3 और Cl2 ही क्यों मिला? क्योंकि इस PCl5 में ये TBP शेप है, तो ये दोनों एक्सियल वाले बॉन्ड जो है वो लंबे होते हैं ना। जितना बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा उतना उसका स्ट्रेंथ कम होगा ना। कल मैंने बताया ना, स्ट्रेंथ एंड लेंथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। कल पूरा एक सीक्वेंस लिखा था मैंने, है ना। सो बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स स्ट्रेंथ, राइट। तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा तो स्ट्रेंथ कम, बॉन्ड लेंथ ज्यादा है तो स्ट्रेंथ कम है। तो जब ये ब्रेक होगा, पूरा मॉलिक्यूल डिकम्पोज होगा, तो पहले ये दो बॉन्ड ब्रेक होकर Cl2 बनेगा और ये बन जाएगा PCl3। इसलिए PCl3 और Cl2 बन रहा है। आर यू गेटिंग अ पॉइंट? इसमें क्या होगा देखो, इसमें क्या मिलेगा आपको? इसमें भी ये दोनों बॉन्ड जो है वो लंबे होते हैं, तो ये दोनों ब्रेक हो जाएंगे। तो मुझे यहां पे मिलेगा PCl3 प्लस F2। आई बात समझ में? PCl3 प्लस F2। और अगर इसके लिए चेक करा जाए तो यहां तो आप फंस गए बेटा, यहां तो फंस गए, यहां तो फंस गए। क्योंकि यहां पे लोग क्या करेंगे पता है? यहां पे आंसर लिखेंगे PF3, और ये लिखा ऐसे होगा PF3Cl2। तो ये PF3 प्लस Cl2 करके आप आंसर लिख दोगे? नहीं, ये PF3 नहीं बन सकता, क्योंकि दोनों क्लोरीन एक्सियल पोजीशन पे नहीं है, दोनों फ्लोरीन है। मतलब ये आपका मिलना चाहिए, ये गलत है। यहां पे मिलना चाहिए आपको F2 प्लस क्या बच गया? PCl2F। PCl2F, है ना। PCl2F मिलेगा और ये F2 मिलेगा। ये करेक्ट आंसर है। तो ज्यादातर लोग इसमें फंस जाते हैं और ये वाला ही क्वेश्चन पूछा जाता है। ये तो सिंपल है, PCl3 आपको ऐसा पूछेंगे, इफ PCl3F2 गिव्स PCl3 प्लस F2, सो PF3Cl2 गिव्स व्हाट? फंसाएंगे आपको। तो आप सीधा लिख दोगे हाँ यहाँ पे Cl, हाँ ठीक है ठीक है, ये PF3 बनेगा और Cl2 बन जाएगा, बढ़िया। ऐसा नहीं होता, ऐसा है PCl2F F2। गॉट इट? ये क्लियर हो गया आपको? कोई दिक्कत है यहाँ पे? तो ये बात चल रही है TBP शेप के लिए, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल शेप। ये रूल है बैंट्स रूल। बैंट साइंटिस्ट था, बैंट ने ये रूल दिया था, बैंट्स रूल है ये। ओके, चलिए नेक्स्ट। अगर मान लो sp3d2 मतलब ऑक्टाहेड्रल शेप होता, ऑक्टाहेड्रल शेप होता, तो उसमें तो एक्सियल छोटा होता, इक्विटोरियल बड़ा हो जाता। इक्विटोरियल का शेप जो है वो बड़ा हो जाएगा, है ना। तो जो भी बॉन्ड ब्रेक होंगे वो कहां से होंगे? इक्विटोरियल से होंगे। इज इट ओके? क्लियर ना इतना? इक्विटोरियल से बोला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, बस। और कोई ज्यादा इसमें हमें डूबने की जरूरत नहीं है, बस इतना आपको पता होना चाहिए। दिस इज गुड क्वेश्चन। हाँ, ऐसा अभी पूछा नहीं है, पूछ सकते हैं जेई और NEET लेवल पे। हाँ, शायद आपको ये लग रहा होगा कि मैंने रेड पेन से क्या लिखा हुआ है, तो ये एक्चुअली मेरा मोबाइल नंबर लिखा हुआ है। कई लोग मुझे पूछ रहे थे कि सर आपका नंबर क्या है, हमें आपको अगर कुछ डाउट्स पूछने हैं तो। वैसे आप टेलीग्राम ग्रुप पे पूछ सकते हो, ये तो मेनली पेरेंट्स वगैरह किसी को बात करनी थी तो इसलिए छोटे बच्चों के लिए दिया था मैंने, आपके जूनियर्स के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने हाँ, तो आपको ढूंढना है वो पजल, ऐसे थोड़े ना मिल जाता है। पजल है ये, पजल। आप अगर केमिस्ट्री के फैन हो, या फिर आपको केमिस्ट्री पसंद है, या फिर आप मुझसे पढ़ रहे हो, तो आपका दिमाग चलना चाहिए, लॉजिक चलना चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट। हमने ये जो डिस्कशन किया, ये VSEPR के बेस पे डिस्कशन था। अब हम डिस्कशन करते हैं
अच्छा, मैंने आपको एग्जाम्पल में ऑक्टाइडल के लिए बता दिया ना मैंने। चलो, और गॉट इट। चलो, नेक्स्ट इज ionic nature in covalent compound. Ionic nature in covalent compound. अब आयोनिक नेचर इन कोवेलेंट कंपाउंड का मतलब है, हम यहां पे बात करने जा रहे हैं डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट की बात है यहां पे। डाइपोल मोमेंट क्या होता है? डाइपोल मोमेंट जो है वो है चार्ज इनटू डिस्टेंस। डाइपोल मोमेंट जो है, इसका सिंबल है म्यू, और इस म्यू का मतलब होता है म्यू इज इक्वल टू चार्ज इनटू डिस्टेंस। चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 10 पावर माइनस 19 कूलम, और डिस्टेंस जो है वो किसमें होता है? नैनोमीटर में, पिकोमीटर में, फेम्टोमीटर में, ऐसा डिस्टेंस। एंगस्ट्रॉम, कोई भी, मीटर, एंगस्ट्रॉम, नैनोमीटर, व्हाटएवर। और ये चार्ज जो है कूलम में है तो इसको मीटर में लेंगे, क्योंकि हम ऐसा यूनिट में अगर ले रहे हैं तो। ठीक है, तो ये होता है डाइपोल मोमेंट। अब ये फॉर्मूला हमें डायरेक्टली एज इट इज कहीं काम में नहीं आने वाला, मगर इसका जो एप्लीकेशन है वो काम में आने वाला है। तो एक्चुअली डाइपोल मोमेंट जो है वो क्या होता है? ये डायरेक्शनल प्रॉपर्टी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास है यहां पे AB2 टाइप का कंपाउंड, AB2 टाइप का कंपाउंड है, राइट? अब इसमें से AB2 में जनरली जनरली सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? कम होता है। मैंने बताया था ना, सेंट्रल एटम ढूंढने के लिए मैंने आपको तरीके बताए थे कि वो मिनिमम नंबर में होना चाहिए, ऑक्सीडेशन नंबर हाई होना चाहिए, उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होना चाहिए। ऐसे पॉइंट्स मैंने लिखवाए थे 4-5, जिसे हम सेंट्रल एटम ढूंढते हैं। तो सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जनरली क्या होता है? कम, याद रखना, जनरली कम होता है। तो कोशिश ये होती है, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर कम है तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स किसके तरफ पुल होंगे? कौन उसको अपनी ओर पुल करेगा? जो टर्मिनल एटम्स है वो। यानी मान लो ये लिया है मैंने बेरिलियम डाइफ्लोराइड या बेरिलियम डाइक्लोराइड, तो इसमें फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन्स किसके तरफ पुल हो रहे हैं? फ्लोरीन की साइड पे पुल हो रहे हैं। अब डाइपोल मोमेंट का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स का डिस्टॉर्ट होना, अपनी जगह से, सेंट्रल एटम से वो कहीं और आसपास के एटम के साइड पे उसका अट्रैक्ट हो जाना। अब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो डायरेक्शनल है, और आपका डाइपोल मोमेंट जो है डायरेक्शनल है। अगर दोनों इलेक्ट्रॉन पूल करने की टेंडेंसी दोनों साइड से सेम है, अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसका रिजल्टेंट डाइपोल क्या हो जाएगा? रिजल्टेंट डाइपोल हो जाएगा जीरो। रिजल्टेंट डाइपोल जो है वो जीरो हो जाएगा। ठीक है ना? आप एक ऐसा फॉर्मूला यूज करते हो ना, अंडर रूट μ1 स्क्वायर प्लस μ2 स्क्वायर प्लस 2 μ1 μ2 कॉस थीटा, ऐसा करते हो ना? तो इससे हम नेट डाइपोल जो है वो निकाल सकते हैं। ये वो वेक्टर वाला आपका इक्वेशन है ना, ये फिजिक्स में आता है ना वेक्टर वाला इक्वेशन। तो ये μ1 μ2 है, ये दोनों मान लो सेम है, मगर अपोजिट साइड पे है, एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में 180। तो डायरेक्शन आपका 180 है, तो cos 180 का वैल्यू क्या हो जाएगा? -1। तो इसको अगर आप, ये दोनों सेम है, मान लो दोनों सेम है ना, दोनों फ्लोरीन है, तो उनकी वजह से जो डाइपोल मोमेंट होगा और सेम है, तो यहां पे आप वैल्यू सेम पुट करोगे, ये भी सेम हो जाएगा। तो ये 2 μ1 μ2 का स्क्वायर मतलब 2 μ1 स्क्वायर, ये भी क्या हो जाएगा? 2 μ1 स्क्वायर, दोनों सेम है तो μ1 बोल रहा हूं मैं। μ1 स्क्वायर, ये 2 μ1 स्क्वायर माइनस 2 μ1 स्क्वायर, कॉस थीटा 180 का मतलब है -1। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? एक दूसरे कट कर देंगे और नेट डाइपोल क्या हो जाएगा? जीरो। आ रही बात समझ में? तो नेट डाइपोल इसका क्या होता है? जीरो। वेक्टर प्रॉपर्टी है ये। अगर इस तरह का हो जाए, मान लो बोरॉन ट्राइफ्लोराइड है, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, तो ये इस तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, ये फ्लोरीन इस तरफ और दोनों फ्लोरीन उस तरफ, तो इसका रिजल्टेंट डाइपोल कहां पे होता है? यहां पे होता है। अब भी क्या हो गया? ये और ये जो है वो क्या हो गया? अपोजिट ही हो गए।
तो इसके लिए भी म्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब मैं ओवरऑल इन जनरल आपको बता देता हूं, इन जनरल अगर ऐसा कोई भी आपका एलिमेंट होगा या कंपाउंड होगा आपका कोई भी, ऐसा अगर कोई भी कंपाउंड है जिसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, सुनना बराबर से, जिसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो उनके लिए जो म्यू का वैल्यू है वो क्या होगा, 0। उनके लिए रिजल्टेंट डाइपोल का वैल्यू 0 हो जाएगा। यानी वो कौन कौन से होंगे, AB2, AB3, AB4, AB5, AB6, AB7। मैंने आपको जो पूरा वो सीक्वेंस बताया था, यानी जो पहले हमने लिखा था यहाँ पे AB2, AB3, AB4, AB5, AB6, AB7 वाला, वो सारे जो है वो क्या करेंगे, ये सारे के सारे जो है वो क्या होंगे, म्यू 0 हो जाएगा। मान लो टेट्राहेड्रल है, चलो ना चेक करते हैं। आपके पास टेट्राहेड्रल मतलब कि मीथेन है, तो मीथेन में क्या हो जाएगा, इसमें ये कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये तीनों, ये चारों के चारों हाइड्रोजन जो है वो कहां पे, टेट्राहेड्रल शेप में कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। मतलब ये वाली कंडीशन है, देखो ये वाली कंडीशन है, इसमें ये तीनों हाइड्रोजन ऊपर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, ये वाला हाइड्रोजन जो है वो नीचे की ओर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो इन तीनों एंगुलर हाइड्रोजन की वजह से एक रिजल्टेंट जो है वो कहां लगेगा, ऊपर की ओर लगेगा, यहां पे इन तीनों के बीच में एक रिजल्टेंट उसका फोर्स लगेगा, और इसका फोर्स कहां पे लग रहा है, नीचे की ओर लग रहा है। मतलब ये वाला डाइपोल नीचे आ रहा है और इन तीनों की वजह से एक डाइपोल कहां जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ये एक दूसरे का अपोजिट है, तो डेफिनेटली इसका म्यू भी क्या हो जाएगा, 0, है ना। तो लीनियर, प्लेनर ट्राइंगुलर, टेट्राहेड्रल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ऑक्टाहेड्रल या पेंटागोनल बाइपिरामिडल, ये सारे केसेस ऐसे हैं जिसमें हमें डाइपोल मोमेंट की वैल्यू हमेशा क्या मिलेगी, 0 ही मिलेगी। जिसमें आपके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है वहां पे 0 ही मिलेगी। इज इट ओके, ये क्लियर हो गया सबको, समझ आ गया, कुछ पूछ रहे हो। आई हैव कंसिडर दोज एलिमेंट्स इन द रिटन देयर एटॉमिक नंबर, नहीं, नो, ये समझ आ गया, ठीक है, या सर, गेटिंग इट, राइट, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट, वेरी नाइस। अब मैं ऐसे बताता हूं जिसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हों, ये विदाउट लोन पेयर के लिए बात थी। अगर लोन पेयर वाले होंगे तो क्या होगा, लेट सपोज हम ले रहे हैं ए बी, यानी अमोनिया ले रहा हूं, चलो NH3। NH3 में क्या होगा, लोन पेयर्स हमेशा क्या होंगे, सेंट्रल एटम से दूर, सेंट्रल एटम से दूर जो है वो डाइपोल मोमेंट शो करेंगे। और ये नाइट्रोजन और ये तीनों हाइड्रोजन जो है वो भी नाइट्रोजन के साइड ही इलेक्ट्रॉन का डोनेशन शो करेंगे। ये भी दूर जाएगा और ये कहा करेंगे, नाइट्रोजन को डोनेट करेंगे। तो टोटल रिजल्टेंट वैल्यू क्या हो गया, म्यू का नॉन जीरो हो गया, ठीक है। चलो ये क्या होगा नॉन जीरो में वैल्यू, वो आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, इतना ज्यादा आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है कि हर एक कंपाउंड के लिए आप ये डाइपोल मोमेंट का वैल्यू याद रख लो। ये तो कतई ही पॉसिबल नहीं है, हजारों लाखों कंपाउंड है, सबका कैसे याद रखोगे। अच्छा, अब अगर मैं ले रहा हूं NF3 और यहाँ पे स्टिल एक लोन पेयर है, तो लोन पेयर तो हमेशा सेंट्रल एटम से दूर जाने की कोशिश करेंगे, मतलब उनका डाइपोल ऊपर ही होगा। ये फ्लोरीन जो है वो क्या करते हैं, नीचे की ओर इलेक्ट्रॉन का विड्रॉ करने का टेंडेंसी शो करते हैं। तो इससे क्या हो जाएगा, इसका म्यू भी क्या हो जाएगा, नॉट जीरो हो जाएगा, क्योंकि लोन पेयर की वजह से जो इलेक्ट्रॉन का पूल हो रहा है वो, और फ्लोरीन की वजह से होने वाला पूल जो है वो, तो क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं, और सेम तो कतई नहीं होंगे, और ये दोनों भी कभी सेम नहीं होंगे। हो जाएगा नॉन जीरो, ये भी नॉन जीरो हो जाएगा। इज इट ओके, राइट। नेक्स्ट, सर माय लॉजिक ऑफ योर मोबाइल नंबर इज राइट और रॉन्ग, प्लीज रिप्लाई। क्या बोला था आपने, 1 सेकेंड, चलो वो कहानी खत्म कर लेते हैं पहले। 9978988894, वेरी नाइस, स्मिता आपका करेक्ट है। मैंने टॉपिक नंबर के हिसाब से दिया है ये आपका है फ्लोरीन, फ्लोरीन मतलब 99 एटॉमिक नंबर, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का 9,
दो ऑक्सीजन के लिए 8 8, दो फ्लोरीन के लिए 9 9, और ये 4 के लिए बीई का है 4 एटॉमिक नंबर, तो 9978988894। ठीक है। और मैंने शायद आप लोगों को बताया भी था, आप में से कई लोगों को पता भी होगा कि हम डेट कैसे लिखते हैं। जैसे कि आज डेट है 16th, तो मैं डेट हमेशा ऐसे लिखवाता हूं, 16 मतलब सल्फर, कौन सा, ये जुलाई है यानी कार्बन, और 2020 मतलब काका, 16/6 2020 काका, है ना। तो ये सल्फर कार्बन काका, आज का डेट है वो इस तरह से लिखते हैं, है ना। मैंने पहले ही कई जो भी लोग बच्चे मेरे पास पढ़ते थे, कॉलेज वाले जो भी हैं, उन लोगों को मैंने पहले दिन ही बताया था, मैंने बोला सारी चीजें केमिस्ट्री में बना दो, अत्र तत्र सर्वत्र रसायन शास्त्र, हमेशा आपको यही याद रखना है, किसी भी चीज को लिखो केमिस्ट्री की लैंग्वेज में लिखो। इसलिए मैंने आज जो बच्चे पूछ रहे थे ना मुझे, उनको मैंने मेरा फोन नंबर ऐसे लिख के दिया था, F2NOF O2F2BE। ठीक है, चलो वापस आ जाओ, बैक टू द बिजनेस। बातें बहुत करते हो आप लोग। देखो बेटा, यहां पे जो डाइपोल मोमेंट है वो डाइपोल मोमेंट क्या है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, इसलिए क्या होगा, ये डाइपोल मोमेंट जीरो तो नहीं होगा। यहां अपोजिट है, अपोजिट है, मगर ये और ये फ्लोरीन, इन दोनों की वजह से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होगा, डिफरेंट होगा डेफिनेटली, तो ये जीरो तो नहीं होगा। क्या होगा वो आपको जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके लिए आपको चार्ज और डिस्टेंस देना पड़ेगा, वैल्यूज देनी पड़ेगी, राइट, और वो हमें कोई याद नहीं होती इतनी सारी, तो जरूरत भी नहीं है। हाँ, ऐसा पूछा जा सकता है, किसी ने कल ही मुझे ये पूछा था क्वेश्चन कि सर इन दोनों में डाइपोल मोमेंट किसका ज्यादा होगा, ऑब्वियसली NH3 का, क्योंकि इन दोनों में टोटल जो है वो क्या है, सेम साइड पे है ना, तो टोटल बड़ा ही होने वाला है, क्योंकि एक अपोजिट है और एक जो है वो ऊपर एक नीचे है, इसलिए NH3 का डाइपोल मोमेंट हमेशा ज्यादा होता है। एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है ये, आपको एमसीक्यू के फॉर्म में पूछा गया था। एनसीईआरटी में क्वेश्चन है कि इन NH3 and NF3, in NH3 and NF3, fluorine is more electronegative, even though the dipole moment of NF3 is less, even though the fluorine is more electronegative than hydrogen। ऐसा करके उन्होंने पूछा था कि फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हुए भी क्यों ऐसा हो रहा है, तो इसका रीजन है कि यहाँ पे डाइपोल मोमेंट जो है वो क्या है, वेक्टर प्रॉपर्टी है, डायरेक्शन प्रॉपर्टी है, तो वेक्टर होने की वजह से यहाँ पे दोनों एक साइड पे जा रहे हैं, तो टोटल वैल्यू इसकी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। इज इट फाइन। तो ये कहानी है डाइपोल मोमेंट के लिए। अब इसमें एक अच्छा वाला क्वेश्चन बताता हूं, देखो एक क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है, ऑलरेडी पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। मान लो आपको ऐसा बोला गया कि क्लोरोबेंजीन जो है, क्लोरोबेंजीन का डाइपोल मोमेंट है 10, ठीक है। डाइपोल मोमेंट है 10 कूलम इंटू मीटर, कूलम इंटू मीटर, क्योंकि कूलम चार्ज है और मीटर जो डिस्टेंस है। तो आपको पूछा जाएगा व्हाट शुड बी द डाइपोल मोमेंट ऑफ दिस 1,2,4 ट्राइक्लोरो बेंजीन, इसका क्या हो जाएगा वो आपको पूछा गया है। क्लोरोबेंजीन का 10 cm है, तो ये आपको पूछा गया है, क्या होगा, आपको क्या लग रहा है, बताओ जल्दी। बताइए, इसमें आपको क्या लग रहा है, इसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा, ट्राइक्लोरोबेंजीन का। इट वुड बी इन माइनस। ओके, चेक करो, चलो वापस बताओ, और दूसरा कोई आंसर देना चाहता है, लगाओ दिमाग। इसके बाद एक और क्वेश्चन दे रहा हूं जो जेई में पूछा गया था करीब 15-16 में। प्रतिमा माइनस, माइनस क्या, माइनस कितना,
नंबर बताओ ना मुझे, कोई फिगर बताओ ना, मैंने ऑलरेडी उसके लिए आपको नंबर बता दिया है, तो इसके लिए भी कुछ नंबर बताओ। -20, ठीक है, और बताओ, दिमाग लगाओ, कोई और? जनता तो काफी सारी है, मगर वो आंसर नहीं दे रही है, जल्दी आंसर दो बेटा, आलसी कहीं के सब लोग। -10, ओके, चलो चेक करते हैं। और किसी को आंसर देना है क्या? मानसी, -10 या 10, क्या बोल रहे हो? आई थिंक -10, ओके, मानसी का है आंसर -10। चलिए, और कोई? डाइपोल मोमेंट जो है वो डायरेक्शनल प्रॉपर्टी है, तो उस प्रॉपर्टी को ध्यान में रखते हुए आपको बताना है। अच्छा, मैं आपको दिखाई नहीं दे रहा हूं इसलिए आप आंसर नहीं दे पा रहे हो। -10, ओके, पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं, डाइपोल मोमेंट जो है वो चार्ज इनटू डिस्टेंस है, तो चार्ज भी माइनस में नहीं हो सकता। हाँ, इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस में होता है, मगर वो हम माइनस में लेते नहीं है ना। 1.6 10⁻−19 कूलम है वो चार्ज। चार्ज की वैल्यू वो है, माइनस तो ये बताता है कि वो इलेक्ट्रॉन का है, प्लस ये बताता है कि प्रोटॉन का है, मगर चार्ज तो चार्ज है, वो माइनस नहीं होता है ना। और डिस्टेंस भी कभी माइनस नहीं होता, मतलब म्यू का वैल्यू 0 हो सकता है, माइनस तो कभी नहीं हो सकता। पहली बात तो यही यही भी आपकी एक गलती है। और दूसरा, यहां पे देखो, मैंने क्लोरोबेंजीन के लिए आपको बोला है ना। अब क्लोरोबेंजीन क्या करता है? इलेक्ट्रॉन अपनी ओर पुल करता है, बेंजीन से अपनी ओर इलेक्ट्रॉन पुल कर रहा है। और यहां पे क्या है? ये क्लोरीन अपनी ओर खींचेगा, ये क्लोरीन अपनी ओर खींचेगा, ये क्लोरीन अपनी ओर खींचेगा, तीनों क्लोरीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। कोई बोलेगा सर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग बनाओ ना, मगर उसका माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होता है ना प्लस एम से, इसलिए मैंने बनाया। तो ये तीनों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, चलो डोनेटिंग कर दो, तीनों डोनेटिंग है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कहानी वही रहेगी। देखो, दोनों विड्रॉइंग है, तो यहां तो इस क्लोरीन की वजह से ऊपर, इस क्लोरीन की वजह से नीचे, इस क्लोरीन की वजह से ऐसा टेढ़ा, तो इन दोनों क्लोरीन की वजह से जो मिलने वाला रिजल्टेंट डाइपोल है वो तो क्या हो जाएगा? 0। इसकी वजह से तो 0 हो जाएगा। तो जो डाइपोल बचता है वो सिर्फ इसी की वजह से बचता है, बेंजीन के ऊपर, तो आपका आंसर सेम रहेगा, 10 ही आंसर है। कितना ब्यूटीफुल क्वेश्चन पूछा, देखा बेटा? क्लोरोबेंजीन का मुझे 10 गिवन है, मैंने दो क्लोरीन ऐसी जगह पे लगाया जो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? रिपल कर रहे हैं, मतलब एक दूसरे से अपोजिट साइड पे है, तो इन दोनों की वजह से तो रिजल्टेंट डाइपोल 0 होता है, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो सिर्फ बचा है वो कौन है? ये वाला क्लोरोबेंजीन ही बचता है। तो पहली बात, ये कभी नेगेटिव नहीं होता डाइपोल मोमेंट, और दूसरी बात, डाइपोल मोमेंट डायरेक्शनल है, तो वो चेक कर लो। ये क्लोरोबेंजीन बच गया, इसके लिए आपको मिल जाएगा 10। आई बात समझ में? क्लियर इतना? तो ये हो जाएगा 10, ओके, वेरी नाइस। चलो एक और बताते हैं, ऐसे एक और क्वेश्चन बताते हैं जल्दी। क्वेश्चन ऐसा है, which of the following compound which of the following compound does not have dipole moment 0? Does not have dipole moment 0? ये कंपाउंड है 4, 3, 2, 1। इसमें बताओ कौन से कंपाउंड जो है उनका डाइपोल मोमेंट जो है वो 0 नहीं होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट हैव डाइपोल मोमेंट 0? इट मे बी
वन और मोर, एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। किसका डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं है, ऐसा आपको बताना है, किसका म्यू जीरो नहीं है, मतलब कुछ डाइपोल मोमेंट है। एक से ज्यादा ऑप्शन आंसर हो सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन ऐसे दिए थे, ए दिया था 1 2 3 4 4 1 4 ऐसा करके दिया था, मगर मैं आपको ये पूछ रहा हूं कि इसमें से कितने ऐसे हैं जिसमें म्यू नॉट इक्वल टू जीरो है। चलो बता देते हैं, इन दोनों के लिए म्यू नॉट इक्वल टू जीरो होगा, इन दोनों के लिए जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि साइनाइड जो है वो लीनियर है, देखो साइनाइड जो है वो लीनियर है, तो ये ऊपर और नीचे जो इलेक्ट्रॉन का विड्रॉइंग नेचर है वो सेम रहेगा, ब्रोमीन के लिए भी सेम रहेगा, डाइपोल मोमेंट जीरो हो जाएगा। OH जो है वो लीनियर नहीं होता, वो एंगुलर होता है। सेम वे SH भी क्या होता है, एंगुलर होता है। तो इस वजह से ये इलेक्ट्रॉन यहां पे पुल करेगा, यहां पे पुल करेगा, ये यहां पे, ये यहां पे, तो इसका रिजल्टेंट कभी भी जीरो नहीं होने वाला, इसका रिजल्टेंट वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होने वाला, कुछ ना कुछ तो मिलेगा। तो कई लोगों ने ये सोचा है कि ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग विड्रॉइंग विड्रॉइंग, नहीं, उसके बाद वाले एटम का भी देखो ना, उसके बाद वाले एटम की वजह से भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग विड्रॉइंग कुछ होगा ना। ठीक है, ये जीरो, ये अपोजिट तो जीरो, या अपोजिट नहीं है, या फिर ये लीनियर कंपाउंड ही नहीं है, OH और SH जो है लीनियर फंक्शन ग्रुप ही नहीं है, इसलिए इसका क्या हो जाएगा, नॉन जीरो। ठीक है, चलिए एक और चीज बताता हूं मैं, डाइपोल मोमेंट के बेस पे ही देखो, अगर आपको याद रख लो, ये भी एक SST है, ये भी एक ट्रिक है। अगर आपको ऐसे कंपाउंड दिए गए हैं, ये क्लोरीन है, ये क्लोरीन है, और यहां पे क्लोरीन है, यहां पे क्लोरीन है, ठीक है, तो ये ऑर्थो है, वो पेरा है, और अब पूछा जाए कि ऑर्थो और पेरा में किसका डाइपोल ज्यादा होगा, तो हमेशा याद रखो कि जब दोनों डोनेटिंग, बोथ डोनेटिंग और विड्रॉइंग, अगर दोनों डोनेटिंग और विड्रॉइंग होंगे तो जो डाइपोल मोमेंट है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थीटा होगा। समझो, इफ बोथ आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और बोथ आर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, तब क्या हो जाएगा, डाइपोल मोमेंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थीटा। इन दोनों में थीटा किसका ज्यादा होगा, थीटा बोले तो ये थीटा है, इन दोनों के बीच का बॉन्ड एंगल, इसका बॉन्ड एंगल कितना है 180, इसका बॉन्ड एंगल कितना मान सकता हूं मैं 120, ये आपका 120 का एंगल है, ये 180 है, ऐसा करके हम डिसाइड करते हैं। अगर ये 60 मान लो, चलो ये 60 है, ये आपका 90 हो गया, ये 120 हो गया, और आगे एंड सो ऑन। तो अल्टीमेटली इससे इसका बॉन्ड एंगल क्या हो जाता है, ज्यादा हो गया, बॉन्ड एंगल ज्यादा, तो इसका म्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और खैर ये तो 180 डिग्री पे है, तो म्यू जीरो ही हो जाएगा ना, उसमें डालो वेक्टर वाला जो इक्वेशन था उसमें, और इसका म्यू जो है वो नॉन जीरो होगा, और कभी ये नेगेटिव तो होता नहीं है, इसलिए हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होगी, तो जीरो से पॉजिटिव वैल्यू तो ज्यादा ही होती है। ठीक है, तो इसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा, ज्यादा। सो इफ बोथ आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और विड्रॉइंग, then dipole moment inversely proportional to theta, and if both the compound have different kind of arrangement, मतलब एक साइनाइड है, एक CH3 है, और एक आपका है यहां पे साइनाइड है और यहां पे CH3 है, लेट्स से, तो यहां पे एक विड्रॉइंग है, एक डोनेटिंग है, साइनाइड विड्रॉइंग है, ये मिथाइल डोनेटिंग, एक डोनेटिंग एक विड्रॉइंग, बेंजीन रिंग पे दो लगे हुए हैं, एक डोनेटिंग एक विड्रॉइंग, तो म्यू जो है वो क्या हो जाएगा, म्यू प्रोपोर्शनल टू थीटा हो जाएगा, जितना थीटा ज्यादा उतना इसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा। देखो चेक करो,
ये विड्रॉइंग, ये डोनेटिंग, दोनों का म्यू कहां जा रहा है? ऊपर जा रहा है। इसमें क्या हो रहा है? इसका म्यू ऊपर है और इसका म्यू ऐसा तिरछा है, मतलब इसको काट रहा है, मतलब डेफिनेटली ये कम होगा। तो इसका डाइपोल मोमेंट हमेशा ज्यादा होगा इस वाले की कंपैरिजन में, राइट? ये ट्रिक है, ये एसएसटी है, याद रखना। ये पूछा जाएगा, इसमें से ही पूछा जाएगा, इसमें से कोई एक क्वेश्चन तो होगा डाइपोल मोमेंट के बेस पे, याद रखना, राइट? सो थीटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल, म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थीटा इफ both are electron donating or withdrawing, and if it is both are electron donating withdrawing है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और एक withdrawing एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है तो प्रोपोर्शनल टू थीटा। इज इट ओके? कोई दिक्कत है यहां पे? दिस इज द आयोनिक कैरेक्टर इन अ कोवेलेंट कंपाउंड। ये आयोनिक कैरेक्टर हो गया ना। डाइपोल मोमेंट क्या है? ये एक पोलैरिटी डेवलप करता है, एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव बनाता है। ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, यानी आयनिक कैरेक्टर इसके अंदर आता है। सो इन अ कोवेलेंट कंपाउंड द आयनिक कैरेक्टर कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय द डाइपोल मोमेंट। इज इट ओके? क्लियर हो गया सबको ये बराबर से? राइट? रुके आज यहां तक। कल हम शुरू करते हैं एमओटी, लास्ट टॉपिक। फाइन, चलो, थैंक यू, बाय बाय, सायोनारा, टेक केयर, पढ़ाई करो बढ़िया।